ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ, आज पहली बात करने वाले हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी थ्रू इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड आपके सिलेबस में आनी नहीं है, इनडायरेक्ट मेथड। और क्या आप लोग मुझे बता सकते हो ये जो इनडायरेक्ट मेथड है किस स्टैंडर्ड से फॉलो की जाती है? AS3। ये ऑब्जेक्टिव 1 वर्ड का क्वेश्चन बन सकता है कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो किस स्टैंडर्ड से फॉलो किया जाता है, दैट इज AS3। अब एज यू ऑल नो, जो बच्चे मोबाइल पॉकेट में रखे हुए हैं प्लीज वहां जाके साइलेंट करके रख दीजिए। लास्ट में देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स के रखे हुए हैं, तो आप भी रख सकते हैं इस समय। और अगर आप लोगों को ठीक लगता है तो रोज ये काम कर लीजिएगा। इज इट ओके? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बाय इनडायरेक्ट। अब अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस का एक पूरा फॉर्मेट बनाकर दिखाया था, रिकॉल करो, बताया था क्या मैंने? हाँ, बहुत सारी बातें की थी। यहाँ पे हमने जीपी भी निकाला था, एनपी भी निकाला। ठीक है सर, क्या इसकी यहाँ पे भी जरूरत होने वाली है? डिपेंड करता है, क्योंकि सम अराउंड हम समझ रहे हैं इनडायरेक्ट मेथड मतलब सर स्टार्टिंग का सेल और परचेज नहीं गिवन होगा। जहां से ओवरऑल कैश मिलता है वो सेल करने से कैश मिलता है या डेटर्स से कैश मिलता है, या डेटर्स ने अगर एक्सेप्टेंस दी हुई है दैट मींस बिल्स रिसीवेबल करके देखा है तो बिल्स रिसीवेबल से अमाउंट मिलता है। डायरेक्ट मतलब सीधा सीधा अमाउंट है, अब तो नहीं मिलने वाला। तो सर हमको तो चाहिए कि कहीं ना कहीं से कैश मिले। तो सर फुल एंड फाइनल जो प्रॉफिट मींस फुल एंड फाइनल जो आपको अमाउंट आता है वो कहां से? कंपनी को नेट करने के बाद जो अमाउंट आया ड्यूरिंग द ईयर वो क्या है? शायद प्रॉफिट। कंपनी का एट द एंड में जो बेनिफिट हुआ वो प्रॉफिट है, और वो प्रॉफिट सारे एक्सपेंडिचर माइनस करने के बाद जो ओनर के पास जाता है दैट इज नोन एज नेट प्रॉफिट। यू नो वेरी वेल कि जो नेट प्रॉफिट है, क्या नेट प्रॉफिट सिर्फ एक ही जगह पर रिकॉर्ड किया जाता है या फिर उसके दो अलग अलग प्लेसेस है रिकॉर्ड करने के? दो अलग अलग प्लेसेस है। क्या आप लोग बता सकते हैं कहां कहां से? भाई बिल्कुल सही सब, प्रॉफिट एंड लॉस के लास्ट में नेट प्रॉफिट आता है, और ये वाला नेट प्रॉफिट आप बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड करते हैं क्योंकि ओनर का होता है। इज इट ओके? हमने सर 11th में ये सीखा था। तो सर जो नेट प्रॉफिट है वो अपन को दो जगहों पे मिलता है, या तो अपन को प्रॉफिट एंड लॉस के लास्ट में मिलेगा। अगर आप लोगों ने नए फॉर्मेट से भी प्रॉफिट एंड लॉस बनाया है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, तो भी आपको पता होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स माइनस किया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और दूसरा होता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस यूज करते हो नए वाले फॉर्मेट के साथ। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर रिजर्व्स भी आते हैं और सरप्लस मतलब प्रॉफिट भी आता है जो आपने ड्यूरिंग द ईयर कमाया। गॉट इट और नॉट? पक्की बात है। तो सर हमको दो जगहों पे प्रॉफिट मिलता है। पॉइंट टू बी नोटेड कि जो प्रॉफिट है अभी आपका प्रॉफिट कौन सा दिया, प्रॉफिट आपका कौन सा दिया है उस प्रॉफिट के बेसिस से करोगे कैलकुलेशन। क्यों सर? सर अगर प्रॉफिट आपको बैलेंस शीट में दिया है और प्रॉफिट आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आया है तो दोनों अलग अलग होते हैं क्या? देखते हैं, पता चलेगा। शायद हमको लग रहा है सेम होते हैं बट देखते हैं। क्योंकि सर हमने जब पार्टनरशिप पढ़ी थी तो एप्रोप्रिएशन नाम की एक चीज पढ़ी थी। एप्रोप्रिएशन मतलब विच डिपेंड्स ऑन प्रॉफिट। कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो प्रॉफिट पे डिपेंड करते हैं। प्रॉफिट हुआ तो रिजर्व बनाना, प्रॉफिट हुआ तो फिर प्रोविजन फॉर टैक्स। इज इट ओके? प्रॉफिट हुआ तो कंपनी के शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना। तो सर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो प्रॉफिट पे डिपेंड करती है, और जब प्रॉफिट हुआ है वो कहां पे पता चला? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। और उसके बाद आपने ये सारे खर्चे माइनस किए, नेट जो बचा उसको बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया। तो सर समथिंग सम कुछ डिफरेंस तो है। तो एक एक करके अपन सीखते हैं कि अगर आपको नेट प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट गिवन है तो क्या करो? क्या गिवन है? एज पर बैलेंस शीट। जब हमको नेट प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट गिवन है तो हम पूरा फुल कॉन्फिडेंस के साथ है सर जितनी भी चीजें माइनस हो सकती हैं इस प्रॉफिट में से ये चीजें पहले माइनस हुई हैं,
मींस विच डिपेंड्स ऑन प्रॉफिट और विच इज अ चार्ज। ये सब माइनस हुआ है और माइनस होने के बाद जो अब हमारे पास अमाउंट आया उसको अपने सीधे बैलेंस शीट में डाल। इज इट कंफर्टेबल? मतलब प्रॉफिट एंड लॉस से जो नेट प्रॉफिट आया, क्योंकि प्रॉफिट हुआ इसीलिए हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया। प्रॉफिट एंड लॉस के एप्रोप्रिएशन बनाने के बाद भी बड़े सारे एक्सपेंसेस माइनस किए, फिर हमने ओनर को दिया। तो अगर बाय चांस सर अगर एप्रोप्रिएशन हम कुछ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जो प्रॉफिट पे डिपेंड होता है, उसका नेट प्रॉफिट कैसे हो सकता है? क्योंकि अगर तो बहुत सारी चीजें बची हैं अभी डिपेंड है, तो कैसे हो सकती है कि नेट प्रॉफिट है? बिल्कुल ठीक है सर, नेट प्रॉफिट कैसे बोल सकते हैं? तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि जो पूरा नेट प्रॉफिट है वो ओनर को दिया जाता है। नेट प्रॉफिट इज फाइनली सारे चार्ज माइनस करने के बाद। इज ओके? जो प्रॉफिट ओनर को दिया जाए दैट इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, ये तो नेट प्रॉफिट। अब प्रॉफिट पे कुछ अगर खर्चे भी बचे होंगे दैट इज नोन एज एप्रोप्रिएशन, उनको हटाओगे और हटाने के बाद वैल्यू करोगे। गॉट इट और नॉट? तो सर सबसे पहले हम एक एक करके चलते हैं। अगर हमको प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट गिवन है तो हम पहले प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं। एक बार सब प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस आया, फिर उसके बाद सारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को रिवर्सल जा रहे हो तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड कर दो, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को माइनस कर दो, उसके बाद जो फिगर आएगा ऊपर चले जाएगा। Am I right or wrong? एक बार ये करते हैं, हम फटाफट से इसको रिकॉल करते हैं। यहां पे हमने क्या सीखा सर? पहले ओपनिंग स्टॉक, फिर टू परचेजेस माइनस परचेज टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस सर, फिर बाय सेल्स माइनस सेल्स बाय क्लोजिंग स्टॉक एंड टू ग्रॉस। इस ग्रॉस प्रॉफिट की बात करते हैं, सो बाय ग्रॉस प्रॉफिट टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में सभी लोगों को पता है सर, सबसे पहले बेटा ऑपरेटिंग। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या आता है? ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग में क्या क्या आता है? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, बिल्कुल सही, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पे आएगा अपनी बाय ऑपरेटिंग इनकम। अब इसके बाद हमको मिल जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। आगे थोड़ा सा और डिटेल बेसिस में चलेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ब्रॉट डाउन किया बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद टू नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड बाय मार्क होता है बाय नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दैट यू नो वेरी वेल, बार-बार मैं वही बातें करूं समझ नहीं लगता कि इसीलिए यू कैन प्रॉफिट। इज इट ओके? खत्म यहां से। सर इसके बाद अगर हम पार्टनरशिप में देखें तो पार्टनरशिप में क्या क्या होता है? पार्टनरशिप में ये प्रॉफिट एंड लॉस आ गया, नेट प्रॉफिट आया, अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। बोलो पार्टनरशिप में क्या क्या यूज करते हैं अक्षय? प्रॉफिट एंड लॉस से हम क्या प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में और क्या क्या माइनस करते हैं? मींस ऐसे खर्चे विच डिपेंड्स ऑन प्रॉफिट। बोलो क्या क्या? दोबारा रिवाइज भी कर लिया यार अक्षय, अब तो बनना ही चाहिए यार, तुम्हारा एग्जाम तो घर पे जाके इसको पढ़ो एक बार फिर से। प्रथम इंटरेस्ट ऑन क्या कहते हैं कैपिटल और सर वो रेम्यूनरेशन दैट इज सैलरी और कमीशन टू द पार्टनर्स। सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मतलब सैलरी कमीशन हो गया अपना। फिर अगर कुछ बचता है तो उस प्रॉफिट में से हम रिजर्व भी बना लेंगे, फिर रेंट माइनस ट्रांसफर टू रिजर्व। हाँ वो चार्ज हो गया, वो चार्ज हो गया, वो अपन ने प्रॉफिट लॉस में कर दिया। याद होगा आपको नेट प्रॉफिट से हम उस वहीं पे माइनस कर देते, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं रिकॉर्ड करते। इसके बाद सर कुछ प्रॉफिट बचा तो जनरल रिजर्व, रिजर्व के बाद जो बचा वो ओनर को दे दिया। यही प्रॉफिट के बाद होता है चार्जेस। अब आप यहाँ पे पार्टनरशिप कर रहे हो या कंपनीज कर रहे हो? कंपनीज। हम किसकी बात कर रहे हैं? कंपनीज। तो कंपनीज में भी क्या ऐसा ही होता है? हाँ कंपनीज में भी ज्यादातर चीजें ऐसे ही होती है। ध्यान देना, अगर हम कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते हैं तो कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या क्या आ सकता है? सर स्टार्टिंग पॉइंट इज बाय नेट प्रॉफिट आया। अब क्या क्या एक्सपेंसेस हो सकते हैं? सर खर्चे सबसे पहले, यस बिल्कुल सही है, जनरल रिजर्व।
इज इट ओके? अब यहां पे कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं मिलता, कैपिटल पे डिविडेंड मिलता है। कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं मिलता, क्या मिलता है कैपिटल पे? एंड नाउ इन दिस केस टू टाइप्स ऑफ डिविडेंड्स आते हैं। आज मैं आप लोगों को बताता हूं, जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनको डिविडेंड दिया जाता है और टू टाइप्स ऑफ डिविडेंड्स आते हैं। एक होता है प्रपोज्ड डिविडेंड, फर्स्ट इज योर प्रपोज्ड डिविडेंड, ऐसा डिविडेंड जो कंपनी आपको देने के पहले बोल दे। कंपनी को प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट को मद्देनजर देखते हुए कंपनी ने आपको प्रपोज कर दिया कि हम आपको इतना डिविडेंड देंगे। इस लोग प्रपोज का मतलब बोल देना, तो कंपनी ने बोल दिया हम आपको इतना डिविडेंड देंगे। अगर कंपनी को लगता है ये जो उन्होंने वादा किया है, ये जो बोला है, इससे उनके शेयर होल्डर सेटिस्फाइड नहीं है इतने प्रॉफिट से, क्योंकि जितना प्रॉफिट सारा बचता है सारा नहीं दे दिया जाता, उसके लिए रिजर्व भी बनाया जाता है, उसके लिए प्रोविजन भी बनाया जाता है। और अगर कंपनी ने जो प्रपोज किया है उससे आपके जो शेयर होल्डर्स हैं, कंपनी को लगता है डिससेटिस्फाइड है, या शेयर होल्डर ऑब्जेक्शन ले लेते हैं कि नहीं ये डिविडेंड कम है, तो कंपनी को उस प्रपोज डिविडेंड के ऊपर भी कुछ एक्स्ट्रा डिविडेंड देना पड़ता है। दैट इज नोन एज इंटरिम डिविडेंड, INTERIM, interim dividend. Okay, dividend over proposed dividend is known as interim dividend. Extra dividend proposed dividend के ऊपर। propose मतलब जो बोला, जो वादा किया, और दूसरा क्या हुआ? दूसरा डिविडेंड क्या हुआ? interim dividend. Interim dividend you can say extra dividend or you can say over than proposed dividend. Got it? ये कब होता है over than proposed dividend? जब कंपनी को एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है, एक लेवल के ऊपर जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट में शेयर होल्डर्स भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हमको एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिले, तो जब एक्स्ट्रा प्रॉफिट आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट पे एक्स्ट्रा डिविडेंड दिया जाता है, दैट इज नोन एज इंटरिम डिविडेंड। इज इट ओके? यू कैन से दिस इज योर अनप्रपोज्ड, ये बोला नहीं जाता, लेकिन क्योंकि कस्टमर डिससेटिस्फाइड है, क्योंकि शेयर होल्डर डिससेटिस्फाइड है, इसलिए उनको खुश रखने के लिए एक्स्ट्रा डिविडेंड। भाई प्रॉफिट हुआ है तभी दे रहे हो, प्रॉफिट हुआ है तभी जनरल रिजर्व दे रहे हो, सो प्रॉफिट हुआ है तभी आप प्रपोज डिविडेंड दे रहे हो, प्रॉफिट हुआ है तभी आप इंटरिम डिविडेंड दे रहे हो। देखो क्या हुआ, कंपनी को 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, कंपनी ने इस 10 लाख रुपए मतलब नेट प्रॉफिट हुआ, इस नेट प्रॉफिट को देखते हुए कंपनी ने वादा किया कि हम आपको इस पे प्रपोज्ड डिविडेंड देंगे, हम आपको प्रपोज्ड डिविडेंड 5 लाख रुपए का देने वाले। अब शेयर होल्डर डिससेटिस्फाइड, कंपनी ने बोला, शेयर होल्डर बोल रहे सब पिछले साल भी आपने 50% दिया था, इस बार भी आप 50% ही दे रहे हो। पिछले साल तो कंपनी को सिर्फ 4 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ था, तो हमने कंसीडर कर दिया 50%। इस बार कंपनी को 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो भी आप सिर्फ 5 लाख रुपए में कर रहे हो, रेस्ट 5 लाख रुपए आप अपने पास रख रहे हो, जो कि गलत है, क्योंकि कंपनी को एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ तो हमको ज्यादा प्रॉफिट देना चाहिए आपको डिविडेंड, बिकॉज वी आर द फाइनल ओनर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आई नो कि आपको डिविडेंड वगैरह रिजर्व वगैरह बनाने होते हैं, देन रेस्ट फिगर से बनाओ ना। तो कंपनी को समझ आ गया कि शेयर होल्डर एनुअल जनरल मीटिंग में इस बात पे ऑब्जेक्शन ले रहे हैं, तो कंपनी को ओनर को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तो ये तो उन्होंने प्रपोज डिविडेंड दिया, रेस्ट कंपनी के पास कितना बचा था, इस पे कंपनी ने क्या किया, इंटरिम डिविडेंड, एक्स्ट्रा और डिविडेंड दिया। कंपनी ने बोला चलिए ठीक है, हम आपकी बात बिल्कुल ध्यान में रखते हुए 1 लाख रुपए का और डिविडेंड आपको दिया। ये एक्स्ट्रा डिविडेंड हो गया जो कंपनी ने दिया तो प्रॉफिट में से ही ना, तो डिपेंड्स ऑन प्रॉफिट ऑन इंटरिम। इज इट ओके? अब आगे सर, प्रॉफिट सब कुछ देने के बाद कुछ बचा है, अब आपको पता है क्योंकि प्रॉफिट होता है तो उस पर टैक्स भी देना है, क्योंकि प्रॉफिट होता है तो उस पर टैक्स देना। टैक्स इज अ पार्ट ऑफ योर लायबिलिटीज और नॉट? क्या ये आपकी कंटिंजेंट लायबिलिटी हो सकती है? कंटिंजेंट लायबिलिटीज मतलब फ्यूचर में आने वाली लायबिलिटीज। स्टार्टिंग, अब जब आपका सेशन स्टार्ट हो रहा है, सेशन के स्टार्टिंग पे ही कोई भी कंपनी बोल देगी कि मेरे को टैक्स देना है, लेकिन कब? जब प्रॉफिट होगा। तो अब हर एक कंपनी एक्सपेक्ट करेगी कि भाई प्रॉफिट ही होगा, उनकी वर्किंग ही वैसी होगी, और अगर उनको ऐसा लगता है कि लॉस होगा तो अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करेगी, वो प्रॉफिट की तरफ जाएगी। तो उनको स्टार्टिंग से ही पता होता है कि सर कंपनी को क्या देने का, टैक्स। और अगर कंपनी को टैक्स देने का है, यू नो वेरी वेल, एवरी कंटिंजेंट लायबिलिटी हैविंग अ पार्ट टू मेक अ प्रोविजन फॉर दैट। आपको पता है हर एक लायबिलिटीज का पहले से, हर एक लॉस का हम पहले से प्रोविजन बना सकते हैं। As per your accounting standard, as per your accounting concept, that is known as conservatism concept. Probably आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा।
कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट में क्लियरली बोला गया है कि आपको अपने अकाउंटिंग को कंजर्व करके चलना है। इस कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट के कारण ही आप रिजर्व बनाते हो, इस कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट के कारण ही आप प्रोविजन बनाते हो, क्योंकि आपको सेव होके चलना है। लॉस होगा तो सेव, वैसे आपको टैक्स देना है, यू नो वेरी वेल टैक्स इज योर अनसर्टेन फिगर, नहीं पता कितना प्रॉफिट होगा, जितना प्रॉफिट होगा उस पर टैक्स देना है। आप प्रॉफिट एस्टिमेट कर सकते हो, एस्टिमेट कर सकते हो प्रॉफिट, जब प्रॉफिट एस्टिमेट कर सकते हो तो आप उसके लिए प्रोविजन नहीं बना सकते क्या? 100% बना सकते हैं। समझ आया? तो जो 100% आप टैक्स प्रोविजन बनाओगे वो कब बनाओगे? प्रोविजन फॉर टैक्स जब आपको प्रॉफिट होगा। अगेन इट इज अ पार्ट ऑफ योर appropriation. क्यों? क्योंकि which depends on profit, tax depends on profit. So yes, provision is created from this net profit only. That is known as provision for tax, or you can say provision for taxation. So अगर provision for taxation है तो ऐसा तो provision for doubtful debt भी आता है। provision for doubtful debt का मतलब क्या हुआ? वो डेटर्स जो आपको पैसे देने वाले नहीं है, नहीं दिया है, नहीं देने वाले हैं, अनसर्टेन है, दैट इज द केस। क्या उनको प्रॉफिट से डिपेंड मैटर करता है? क्या बोलेंगे आपको अच्छा चलो ठीक है, आपको कम प्रॉफिट हुआ तो हम पैसे नहीं देने वाले दे देते, नहीं आपको ज्यादा प्रॉफिट हुआ तो हम आपको पैसे नहीं देंगे, ऐसा होगा? ऐसा नहीं होता। वो प्रॉफिट ऑफिट से कोई रिलेवेंस, उनको जो करना वो करेंगे। समझ आया नहीं है? तो वही बात यहां पे होती है, क्योंकि वो एप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं है तो हमने यहां लिया है। एक और चीज साथ में होता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स लाइक एबनॉर्मल आइटम। सर लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट, लॉस ड्यू टू फायर, आग लग जाने के कारण लॉस हो गया, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस है, नॉर्मल कोर्स में नहीं होता, नॉर्मल कोर्स में नहीं होता। तो सर शायद आप ये जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉसेस है ये भी कहां से सेटल करोगे? प्रॉफिट में से ही सेटल करोगे ना, प्रॉफिट में से ही सेटल करोगे या नहीं? भाई स्पेसिफिक इसका अगर प्रोविजन बनाया तो उसमें से ही जाएगा। जैसे टैक्स पे करना है तो आप प्रॉफिट से नहीं पे करोगे, कहां से पे करोगे? प्रोविजन फॉर टैक्स, क्योंकि उसके लिए हमने सेफ गार्ड किया। तो यहां पे आप क्या यूज करोगे? टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस और लॉसेस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस और लॉसेस लाइक लॉस बाय फायर, लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट, लॉस ड्यू टू नेचुरल कॉज लाइक अर्थक्वेक आ गया या व्हाटसोएवर। सर इसका प्रोविजन नहीं बना सकते? सर प्रोविजन बना सकते हैं, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक रिजर्व। स्पेसिफिक रिजर्व का मतलब क्या हुआ? एक स्पेसिफिक चीज के लिए बनाया। लेकिन द थिंग इज कि आपको पता है ये अकर करता है आने वाले, मतलब हो सकता है अभी अगर किया तो 20 साल 25 साल बाद फिर से होगा, तो भगवान की कृपा रही तो नहीं, तो उसमें पैसा डाल के रखना है लाइक कि उसको मैं और कहीं भी यूज कर सकता हूं। तो इतना कंपनी छोड़ देती है कि अगर होगा 20-25 साल में तो हम उसको फिर अपने नॉर्मल प्रॉफिट में से सेटल कर देंगे, जो अभी फ्यूचर में होने वाला है उसके लिए हम बना लेते हैं दिस प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ये तो पता ही नहीं है कब हो, इसके लिए हम क्या करवाते हैं? रिजर्व नहीं बनाते, इसलिए हम इंश्योरेंस करवाते हैं। शायद आपने देखा होगा, इंश्योरेंस करवाते हैं। अब बाय चांस आपने इंश्योरेंस नहीं करवाया था तो लॉस हो गया, और अगर आपने इंश्योरेंस करवा के रखा होगा तो इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा। बोलो ये इंश्योरेंस क्लेम आपको हर साल मिलता है या फिर जब ये अकर होता है तो मिलता है? समझ आया? नॉर्मल है या एबनॉर्मल है? सर इनकम तो है लेकिन नॉर्मल है या एबनॉर्मल है? एबनॉर्मल है। ये आपके प्रॉफिट को इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? इंक्रीज करेगा। देन वी विल रिकॉर्ड इट ऑन क्रेडिट साइड, दैट इज नोन एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम और प्रॉफिट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम और प्रॉफिट। इज इट ओके? सर ये टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो एक्सपेंसेस और लॉसेस है, तो सर हम लोग ये मतलब ये अगर इंश्योरेंस नहीं है तो हम सिर्फ ये रिकॉर्ड करेंगे, मतलब सिर्फ लॉस हुआ है क्योंकि इंश्योरेंस नहीं है, और इंश्योरेंस है तो ये ना रिकॉर्ड करके हम सिर्फ वो रिकॉर्ड करेंगे। हाँ, लेकिन कैसा होता है आप लोगों को ये बात ध्यान रखना है कि कभी भी इंश्योरेंस कंपनी आपको पूरा अमाउंट नहीं देती। 0% एफ भी है या जो भी है तो वो आपको कम देती है, और अगर आपका 0% एफ है तो पूरा फुल मिल जाएगा, फुल मिल जाएगा तो ये फायदा। और अगर 80% मिला तो नेट करोगे तो स्टिल 20 का लॉस है, तो 20 का लॉस यार ऐसा कर। और एक चीज सर पार्टनरशिप में टैक्स नहीं देना होता है? पार्टनरशिप में क्यों टैक्स नहीं देना होता? बिल्कुल देना होता है।
मतलब उसमें फिर जैसे इसमें टैक्स दिया था तो प्रोविजन हमने बना कर रखा है, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता। किसमें? उसमें कंपनी पार्टनरशिप के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि उनके सब कुछ किससे चलता है? पार्टनरशिप डीड से चलता है। जैसी डीड बनाएंगे वैसा काम होगा। लेकिन यहाँ पे पूरा कंपनीज एक्ट 2013 से कर रहा है, बोला है करना है तो करना है, उसमें तो डीड है आपकी। इज इट ओके? मतलब उसके P&L एप्रोप्रिएशन में कभी प्रोविजन नहीं लिखा हमने। हाँ, क्योंकि आपने उसका बेसिक पढ़ा, आज पहली बार ही पढ़ा 12th में अपन ने, तो उसको ग्रेजुएशन पीजी में जाएंगे। और क्योंकि उसको इतना डीप में नहीं बताया जाता, क्योंकि हर एक पार्टनरशिप डीड अलग अलग होती है। लेकिन इसको क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि कंपनीज एक्ट 2013 पूरे इंडिया में यही चलने वाला है, इसलिए इसको बताया जाता है। समझ आए? अगर आप ऐसी पार्टनरशिप फर्म में काम अकाउंटिंग कर रहे हो जिसमें प्रोविजन फॉर टैक्स बनाया जा रहा है, तो मत करो। इज इट ओके? तो ये पार्ट हो गया भाई, ये एक्सपेंसेस। और अब जाके जो भी फाइनल फिगर आएगा, ये फाइनल फिगर आप बैलेंस शीट में डाल दोगे। तो अब इसको क्या बोला जाएगा? टू प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट। एम आई राइट? प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट। गॉट इट? देखा, ये सारे फिगर्स बैलेंस शीट में आते हैं, आते नहीं आते सर? जर्नलिज्म हमने देखा है, प्रपोज डिविडेंड को हमने लाइब्रेरी साइड में देखा है। अभी आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर जब बैलेंस शीट बनाया होगा, जिसके सब हेड और मेन हेड देखा होगा, उसमें प्रपोज डिविडेंड आया था। एट दैट टाइम आई टोल्ड यू दिस प्रपोज डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ योर लाइब्रेरीज। व्हाई? It is a part of your current liabilities because company has proposed to pay, that is a part of your liability that company has to pay. Got it or not? So it is a part of your current liabilities. Why current liabilities? Why non-current liabilities? Why it is not recorded in a non-current liabilities? Because if the company had promised to pay, then anyhow company has to pay within a year. That's why. Is it okay? ये सारे एक्सपेंसेस बैलेंस शीट में आते हैं बिकॉज ये प्रॉफिट में से ही निकाले गए हैं, और ये वाले पार्ट भी। Am I right? सर इंटरम डिविडेंड तो होता है, मतलब प्रपोज डिविडेंड से ज्यादा देना एक्स्ट्रा। हाँ, जो प्रपोज बोला उसके बाद क्योंकि शेयर होल्डर सेटिस्फाई नहीं है तो होती और सेम ईयर में देना। सेम, वो तो ऑन स्पॉट प्रॉफिट में से दिया जाता है। बोला ही नहीं है, तुरंत निकाला, पे कर दिया। 30 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर डिपेंड, वैसे यूजुअली 30 डेज है, लेकिन विद इन अ मंथ देना पड़ता है। जब से आपने मतलब उसको एक छोटा सा पार्ट होता है जिसको हम डिस्क्लोज कर देते हैं, चलो आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो हम आपको इतना और देंगे। और प्रपोज डिविडेंड का विद इन 2-3 महीने का ड्यूरेशन। इज इट ओके? तो यहां से हमारा प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट, और ये वाला जो प्रॉफिट था, क्या मैं इसको यहां उड़ा के लेके आया? इसको क्या मैं बोल सकता हूं? नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस। नेट प्रॉफिट एज पर, तो सर ये हुआ नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस। अब अगर आप लोग बोले तो मैं एक बात और बता सकता हूं, ये वाला जो नेट प्रॉफिट है, ये वाला जो नेट प्रॉफिट है, ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है आफ्टर टैक्स है? बिफोर टैक्स है। ये वाला जो नेट प्रॉफिट है, ये बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है या आफ्टर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है? बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी। Am I right or wrong? तो अगर आप लोग बोले तो इस नेट प्रॉफिट को मैं माफ कर सकता हूं net profit before tax and extraordinary item. If you will say, we can mark net profit before tax and extraordinary item. Am I right? क्योंकि इसी में से आपने शायद टैक्स माइनस किया है, इसी में से आपने शायद एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स को माइनस किया। और इस प्रॉफिट को शायद हम बोल सकते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। यस सर। टैक्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम के बाद आया तो दैट इज नोन एज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। गॉट इट ऑन? तो सर अगर आपको नेट प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट दिया है तो क्या है वो? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम या बिफोर? पक्का? और सर नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस दिया है, दैट मींस वो आपके लिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है या आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है? समझ आया? क्योंकि उसके बाद ही आपको एप्रोप्रिएशंस करने हैं। मुद्दा क्या है सर? ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का, ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालना है। सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यू नो द मेन सोर्स ऑफ इनफ्लो ऑफ कैश इज योर प्रॉफिट। वो भी हमको प्रॉफिट कौन सा वाला चाहिए? ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कौन सा वाला प्रॉफिट चाहिए? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट किधर से आता है? नेट प्रॉफिट से। सर नेट प्रॉफिट से अगर हमको ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, क्या किया जाएगा आदित्य? नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का, हाँ,
एक्सपेंस माइनस करेंगे और नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस करेंगे। लास्ट ओम सर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऐड करेंगे और इनकम माइनस कर देंगे। ये मैंने टाइम पास के लिए बनाया है। कितनी क्लास से तुम ये पढ़ रहे हो? बोलो कितने क्लास से पढ़ रहे हो तुम ये? बोलो कितने क्लास से पढ़ रहे हो तुम? और उसके बाद तुमसे मैं ये पूछ रहा हूं कि नेट प्रॉफिट से तुमको ऑपरेटिंग प्रॉफिट जाना है, तो तुम उसके बाद क्या बोल रहे हो? भाई देख के बोल दो। बोलो नेट प्रॉफिट, अगर नेट प्रॉफिट से तुमको ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, कैसे निकालोगे? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपन ऐड करेंगे और नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस। समझ आ रही है बातें? क्योंकि सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस किया जाता है और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को ऐड किया जाता है, देन वी विल गेट नेट प्रॉफिट। अभी तो रिवर्स जाना है। रिवर्स जाना है तो कैसे करना पड़ेगा? सर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस करेंगे, देन वी विल गेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसके लिए सर हमको नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस चाहिए। अगर आपके क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है तो कोई टेंशन नहीं है, सीधे इन दोनों का ट्रीटमेंट करो, यू विल गेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बट अगर आपको नेट प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं दिया है, क्या दिया आपको? बैलेंस शीट। दैट मींस उस समय पे आपको ये वाला बैलेंस शीट में ये प्रॉफिट दिखता है या ये प्रॉफिट दिखता है? अब क्या करें? सर हमको तो ऑपरेटिंग पे जाना है, हमको तो ऑपरेटिंग पे जाना है, क्या करें? अब सर ये सारे एक्सपेंसेस जो माइनस किए हैं इनको ऐड करेंगे, और ये जो इनकम है इसको हमने ऐड की थी तो माइनस करेंगे, देन वी विल गेट नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस, दैट इज नोन एज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। और एक बार नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम मिला, then we will do non operating expenses का addition and non operating income का subtraction, then we will get operating income. Understood? तो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। क्या आपको प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट गिवन है, क्या आपको प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है? हम फ्रॉम द लीस्ट चल रहे हैं, वर्स्ट कंडीशन से चल रहे हैं, सबसे लास्ट वाला प्रॉफिट दिया होगा तो नेट प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट दिया होगा। Am I right? तो नेट प्रॉफिट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए फर्स्ट पार्ट, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ये निकालना पड़ेगा अपने को। यू नो वेरी वेल कैसे आएगा, एक एक करके फॉर्मेटिंग करो इसकी। पर्टिकुलर्स अमाउंट, जब हम पूरा तीनों एक्टिविटी साथ में बनाएंगे तो डिटेल के साथ उसका अमाउंट कॉलम में लिखेंगे। अभी हम सिर्फ ऑपरेटिंग एक एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसका डिटेल लिखेंगे। हियर वी यूज्ड टू मार्क पर्टिकुलर्स अमाउंट। व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट? नेट प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट, और यू कैन से नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। सर अगर नेट प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट दिया है तो हमको वापस से जाना है, इससे अपन एज पर पीएनएल निकालना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पहुंचेंगे। तो ये जो चीजें हैं, क्या मैं इनको एप्रोप्रिएशंस बोल सकता हूं? क्या हम इनको एप्रोप्रिएशंस बोल सकते हैं? शाबाश। तो नेट प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट है, इसमें मैं ऐड करूं एप्रोप्रिएशन को या माइनस करूं? ऐड करेंगे, इधर पे है, वापस जाना है तो जो माइनस किया इसको वापस से ऐड करना है, और जो ऐड किया उसको, तो दोनों चीजें वापस से। सर एडिशन में क्या क्या है? सर एडिशन में एक एक कर, पहला ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, कितना अपन ने उठा के जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया? हाँ जी, ट्रांसफर टू प्रपोज्ड डिविडेंड, फिर नेक्स्ट ट्रांसफर टू इंटरिम डिविडेंड। आगे बोलिए। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, आफ्टर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस एंड losses or expenses।
सर सिर्फ माइनस वाला फिगर नहीं होता जिससे हम ऐड कर रहे हैं, समथिंग एडेड फिगर इज आल्सो देयर। इंश्योरेंस क्लेम जो आप लोगों ने बताया था, अगर वो है तो क्या किया जाएगा? माइनस सर वो ऐड हुआ है तो उसको माइनस कर दोगे, माइनस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम और प्रॉफिट। जैसे आप टैक्स पे कर रहे हो वैसे ही अगर आपने टैक्स ज्यादा पे किया है तो आपको रिफंड मिलता है। अगर टैक्स ज्यादा पे किया तो खर्चा, रिफंड मिला तो मार्क करो इनकम टैक्स रिफंड। क्या करोगे? माइनस करो इनकम टैक्स रिफंड। ये कम मिलता है इनकम टैक्स। जब आप ज्यादा टैक्स पे कर दो, क्योंकि एक्स्ट्रा टैक्स का प्रोविजनल है, हमने पे किया, पता चला सर उससे हमें कम लाइबिलिटीज है, ज्यादा पे कर दिया, तो दो ऑप्शन है, या तो उसको नेक्स्ट ईयर में राइट ऑफ करवा दो या फिर रिफंड ले लो। अगर लिया है रिफंड तो इनकम है, नेक्स्ट ईयर में एडजस्ट करोगे तो वो नेक्स्ट ईयर में हो जाएगा। ये बात समझ आए? पक्का? तो ये फिगर हुआ। और जब हमने इसमें हमने ये सारे आइटम को रिकॉर्ड किया प्रॉपर बेसिस पे, नेट फिगर जो आया, ये जो फिगर आया, इन सबको सेटल करने के बाद मार्क कर लो यहां पे अच्छे से। नेट प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट था, ये सबको मार्क किया, इधर आपके पास फिगर आया, नेट किया आपने इनको एडजस्ट करने के बाद, तो जो अभी आपके पास प्रॉफिट आया दैट इज नोन एज नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस, और यू कैन से नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कोई दिक्कत नहीं। किधर पहुंच गए? इसको करने के बाद किधर पहुंच गए? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम पे इधर पहुंच गए। अभी क्या करें सर? हमको तो चाहिए ऑपरेटिंग, हमको क्या चाहिए सर? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या करें? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। कैसे होगा सर? एज यू ऑल से हम यहां पे इसके बाद ऐड करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या ये बात समझ पा रहे हो? क्या ऐड करने वाले? ऐड किया नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और माइनस किया, बोलिए, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। सर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड किया, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को ऐड किया, देन वी विल रीच टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट, देन वी विल रीच टू पहुंचिए प्रॉफिट पे। पक्का? सर अब ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या डेप्रिसिएशन भी इंक्लूडेड होता है? यस सर। इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या डेप्रिसिएशन भी इंक्लूड होता है? सर क्या इस प्रॉफिट में डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स जो भी राइट ऑफ किया है वो भी इंक्लूड होता है? क्या इस प्रॉफिट में प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस भी इंक्लूड होता है? हाँ सर, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस सबको पता है ना क्या होते हैं? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कंपनी को स्टार्ट करने के पहले होने वाले खर्चे को बोला जाता है प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, क्योंकि खर्चे तो हो गए हैं उस समय में, कंपनी स्टार्ट नहीं हुई थी लेकिन कंपनी को स्टार्ट करने के खर्चे, अब क्योंकि उस समय पे प्रॉफिट नहीं हुआ था तो खर्चों को हमने राइट ऑफ नहीं किया। अब स्टार्ट हो गई है कंपनी, प्रॉफिट हो गया तो धीरे धीरे खर्चों को माइनस कर रहे हैं। इसलिए मेरे को बताओ ड्यूरिंग द ईयर क्या ये इस एक्सपेंसेस से कोई कैश का फ्लो हुआ है? ड्यूरिंग द ईयर कंपनी स्टार्ट होने के पहले वाले खर्चे थे, क्या ड्यूरिंग द ईयर इस प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस से कोई खर्चा हुआ है? क्या करेंगे? क्या करेंगे सर? ये नहीं चाहिए। क्या ये चाहिए?
क्या ये चाहिए? नहीं चाहिए। अब क्या करें सर? लॉजिक करते हैं सर। ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है, इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ये सारे खर्चे माइनस हुए हैं। ये सारे खर्चे माइनस हुए हैं नहीं हुए? बोलो सर, ये सारे खर्चे माइनस हुए तब जाके तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया। ये चाहिए कि नहीं चाहिए? सर नॉन कैश हैं, हमें सारे कैश वाले ऑपरेटिंग चाहिए। सर नॉन कैश हैं, हमें सारे कैश वाले ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस चाहिए। क्योंकि ये नॉन कैश हैं तो इसे ले हटा दें। पक्का? सर एक्सपेंसेस हैं, माइनस हुए हैं तब जाके ऑपरेटिंग आया है। सृष्टि क्या करें? प्लस नहीं चाहिए तो जो माइनस हुआ है वापस से रिवर्स जाओ, क्या करोगे? ऐड करोगे। दिस इज द ओनली रीजन हम यहाँ पे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को भी ऐड करते हैं और साथ में ऑपरेट नॉन, इसको बोलते हैं नॉन कैश एक्सपेंसेस। सर ये तो ऑलरेडी उसमें होगा ना नॉन ऑपरेटिंग। हमारे पास ऑपरेटिंग दिया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैश वाले और नॉन कैश सारे एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद आया है। हमको कौन सा वाला चाहिए? कैश वाला। तो जो सारे नॉन कैश वाले आइटम्स उनको हटा दें, माइनस किया है उसको हटाना है तो वापस से प्लस कर दें। सृष्टि सर नहीं आ रहा है समझ में। कहां तक आया? सर प्लस क्यों कर? हाँ, ये वाला ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया नहीं आया? हाँ वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक आ गया कैसे आया, उसके बाद से नहीं अब आया। चलो बिल्कुल ठीक है, इसको अपन ठीक है। ये वाला ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो सबको समझ आ गया ना? अब ये जो आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है ना, इस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में दो है। एक क्या है? कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और दूसरे हैं नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, देखो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस बिजनेस का ही पार्ट है क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करने में लगा, तो ऑपरेटिंग का तो है लेकिन नॉन कैश। डेप्रिसिएशन सर बिजनेस का ही पार्ट है, मशीन यूज हो रही है तो वैल्यू, मशीन किस में यूज हो रही है? बिजनेस में। ऑपरेटिंग का तो है लेकिन मशीन की वैल्यू कम होने से कोई कैश जाता है क्या? मशीन की वैल्यू कम होने से कोई कैश आता है क्या? नॉन कैश। सर गुडविल राइट ऑफ हो गई। सर गुडविल राइट ऑफ, गुडविल मतलब आपकी जो रेपुटेशन है आपने बनाई थी, गुडविल आपकी मार्केट में रेपुटेशन 1,20,000 रुपए थी, अभी मार्केट में आपकी रेपुटेशन 1 लाख रुपए, कम हो गई गुडविल। बोलो कुछ कैश गया? अच्छा कुछ कैश आया तो होगा पक्का, क्योंकि ऑपरेटिंग है। ऑपरेटिंग है नहीं है? रेपुटेशन किसकी? आपकी बिजनेस की है, तो ऑपरेटिंग है या नहीं है? सर ऑपरेटिंग राइट ऑफ हो गया। गुडविल राइट ऑफ होने के कारण कोई कैश का इनफ्लो आउटफ्लो हुआ क्या? नहीं। तो ये सब किधर आएंगे? नॉन कैश। एम आई राइट ऑफ? ये सब किसमें आएंगे? नॉन कैश। सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे हो, ये कैसे आया? जब हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में और कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को भी माइनस किया और जो ग्रॉस प्रॉफिट में से यहां पे इसको भी सेग्रीगेट कर दो, इसको भी सेग्रीगेट कर दो बाय ऑपरेटिंग इनकम। इसमें क्या हुआ सर? कैश ऑपरेटिंग इनकम और नॉन कैश ऑपरेटिंग इनकम। डन? ठीक है। अभी क्या कर रहे हैं सर? ये नॉन कैश वाले को हटाना, नॉन कैश वाले को हटाना है। मतलब हमको जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए वो किधर का चाहिए? समझ लो, हमें सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए इधर। अभी आप किधर हो? इधर हो। सर हमको नॉन ऑपरेटिंग वाले नहीं चाहिए, ना अपन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस चाहिए, ना अपन नॉन ऑपरेटिंग इनकम चाहिए। क्या करें? हटा दें। कैसे? सर ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे आया था माइनस करने के बाद? सर ये ऑपरेटिंग इनकम कैसे आया? ऑपरेटिंग इनकम ऐड किया था। अभी अपन को ये वाला ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं चाहिए, हमको ये वाला ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए। क्या करें? जो माइनस किया था वो प्लस कर देंगे और जो प्लस किया था वो माइनस कर देंगे, देन ओनली हम यहां पहुंच जाएंगे। एक स्टेप ऊपर कैश। अब आप लोग बोल सकते हो जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी थे, नॉन कैश एक्सपेंसेस थे, वो नॉन कैश इनकम थे, वो भी हटा दिया हमने, तो हम एक ऊपर चले गए। तो यहां पे आए, दैट इज नोन एज अपना यस ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो है वो भी कैश, ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो है वो भी कैश। इज इट कंफर्टेबल? नहीं आया होगा बिल्कुल मत छोड़ना, मैं फिर से बता दूंगा। सर लेकिन
हम ऑपरेटिंग में ही सीधे कैश को ऐड कर देते हैं, बट नॉन कैश क्यों ऐड हो रहा है ये समझ नहीं। क्योंकि हम नीचे से जा रहे हैं। अगर ऊपर से आते तो कैश कैश वाला करते, कैश कैश वाला करते। अभी यू नो वेरी वेल कि इनडायरेक्ट मेथड कर रहे हैं, तो नीचे से जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं तो एक एक करके जो नहीं चाहिए उसको हटाते जा रहे हैं। यहाँ पे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं चाहिए, माइनस है तो प्लस कर दिया, जो प्लस है उसको माइनस कर दिया, तो हम एक ऊपर बढ़े। हमको एक ऊपर और चाहिए, कैश वाला चाहिए, तो नॉन कैश वाले नहीं चाहिए, तो ये माइनस हुआ तो वापस उसको प्लस कर दिया, और जो प्लस हुआ उसको वापस से माइनस कर दिया। आई बात समझ में? नॉन कैश में आएंगे क्या? नॉन कैश क्या? नॉन कैश ऑपरेटिंग इनकम में आएगा। नॉन कैश ऑपरेटिंग इनकम में क्या आएगा? दैट यू नो। नॉन कैश ऑपरेटिंग इनकम, गुडविल इंक्लूड है, Goodwill. नहीं तो वो इनकम कैसे इस तो हो रही है ना। ऑपरेटिंग में हाँ बताओ। नॉन कैश ऑपरेटिंग increase in the value of asset, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स का पार्ट, एप्रिसिएशन। डेटर्स में क्या? सर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है। एक एक्यूरेट परफेक्ट एग्जांपल देता हूं आप लोगों को, डिस्काउंट रिसीट। लॉजिक लगाओ हम प्रॉफिट है और अपने को कैश। सर, डिस्काउंट रिसीव है, यू नो वेरी वेल, वो पर्टिकुलर आइटम की मार्केट वैल्यू 10,000 रुपए है, ये आइटम मेरे को 9,500 रुपए मिल रहा है, पक्का बेनिफिट है। बोलते हो डिस्काउंट रिसीव है, क्या उससे उस डिस्काउंट रिसीव 500 रुपए से मेरा कैश का इनफ्लो आउटफ्लो इफेक्ट हो रहा है? इज इट ओके और नॉट? जो कैश का इनफ्लो आउटफ्लो इफेक्ट हो रहा है वो मेरी परचेज से हो रहा है, जो मैंने 9,500 रुपए की परचेज की है वो परचेज सेल से हो रहा है, लेकिन डिस्काउंट से मेरा कोई कैश इफेक्ट नहीं हो रहा। तो दैट इज अ पार्ट ऑफ नॉन कैश इनकम। फायदा तो है लेकिन उससे मेरा कैश का कोई इफेक्ट नहीं है। व्हाट डू नो? सर बट वो इनकम तो बोल ही नहीं सकते हम उससे, क्यों? when you're not receiving it, हाँ, how can it be income? discount receive is a part of my income. You know that, yes, I can say ट्रेड डिस्काउंट को अपनी बुक्स में नहीं रिकॉर्ड करते, ये आपने 11th में सीखा। क्यों? यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल कैसा सर? एमआरपी पे आपको डिस्काउंट मिलता है, वो सबको मिलता है, तो वो ऐसा स्पेसिफिक डिस्काउंट जो हमको मिले इज अ पार्ट ऑफ आवर बेनिफिट ना, दैट इज नोन एज कैश डिस्काउंट। वो यूनिवर्सल नहीं होता। तो अगर डिस्काउंट रिसीव हुआ है तो आप उसे जब इनकम ट्रीट कर रहे हो देन यू हैव टू मार्क इट। और क्योंकि डिस्काउंट रिसीव से आपका कोई भी कैश का फ्लो है अकर नहीं करता, दैट इज नोन एज नॉन कैश इनकम। इसको हम हटाएंगे तो किधर जाएगा? ऊपर। ऊपर है तो अपन ने मार्क कर लिया। अंडरस्टूड? इज इट ओके और नॉट? देखो फिर से एक बारी बता रहा हूं सर, एक बारी फिर से बता रहा हूं सर, नेट प्रॉफिट नेट प्रॉफिट इसका प्रॉफिट एंड लॉस का फिगर आया, ये कौन सा वाला आया सर? हमें क्या चाहिए? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए जो एक्सपेंसेस को माइनस किया था वो क्या किया? देखते ऐड किया। जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है उसको ऐड किया, उसे माइनस किया, तो ऊपर आ गया हम कहां पे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे आके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी कैश और नॉन कैश वाले सर, हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं तो कैश का वाला चाहिए, नॉन कैश नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे? जो नॉन कैश एक्सपेंसेस माइनस किए तो उसको वापस से ऐड कर दिया, और जो नॉन कैश इनकम है उसको हमने वापस जो ऐड किया तो वापस से माइनस कर दिया, देन वी रीच टू द पार्ट ऑफ योर कैश ऑपरेटिंग। यहाँ पे क्या हुआ? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वो भी कैश। तो मेरे को नॉन कैश समझ में नहीं आया, माइनस क्यों कर रहे हैं? कौन सा? ये वाला? ये वाला? ये इसको माइनस क्यों करें? इसको क्यों हमने ये वाला इसको माइनस नहीं किया? तक आ गया उसके बाद नहीं, ये माइनस नहीं कर रहे, ये रिवर्स जा रहे हैं, ये रिवर्स। तो ये जो माइनस हुआ है इसको क्योंकि रिवर्सल कर प्लस कर, और ये भी रिवर्सल हुआ है तो जो प्लस हुआ है इसको मैंने माइनस किया। ये प्लस क्या किया? नॉन कैश एक्सपेंसेस, क्योंकि नीचे जा रहे हैं ना, ये माइनस हुआ था यहाँ के लिए, अभी उल्टा जा रहे हैं तो उसको क्या किया? प्लस किया। ये प्लस हुआ था तो उसको माइनस किया, देन ओनली वी रीच्ड हियर, तो ये आ गया। इसके बाद हमको कैश वाला चाहिए, नॉन कैश वाला नहीं चाहिए, तो जो ये एक्सपेंसेस माइनस होते हैं, वापस आ रहे तो प्लस किया, और जो इनकम है वो प्लस होती है तो हमने उसको माइनस कर दिया। तो हम कहां पहुंचे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैश पर। साक्षी
तो मेरे को बताइए इसमें क्या समझ में नहीं आ रहा, मतलब कुछ डाउट आ रहा होगा कि सर ये ऐसा क्यों कैसा क्या, वो मेरे को बताइए। प्लस क्यों कर रहे हैं नॉन कैश को, उसको हमें माइनस करना चाहिए ना, कि हमको कैश जानना है। सर वो पहले से ही है। सही है, कोई दिक्कत नहीं, जब आप ऐसा मेरे को बताओगे तो क्लियर करेंगे ना। ये जो प्रॉफिट आया ये कैसे आया, देखो देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो कैसे आता है, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस ऑपरेटिंग इनकम, ऐसे होता है। अगर हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात करें तो कैसा होता है, कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नेट कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सिमिलर टू द पार्ट ऑफ योर ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम में भी कैसा होता है, एक कैश ऑपरेटिंग इनकम और एक नॉन कैश ऑपरेटिंग इनकम। आपको इसमें से कौन सा वाला चाहिए सर, हमको कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस चाहिए और कैश ऑपरेटिंग इनकम चाहिए, तभी तो आएगा अपना, क्योंकि प्रॉफिट तो जो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है इसमें तो कैश वाला भी नॉन कैश, कैश वाला भी नॉन कैश में छोड़ा है। हमको सर नॉन कैश वाला कोई भी आइटम नहीं चाहिए। तो आपको पता है ये प्रॉफिट में जो आपका ऑपरेटिंग, मतलब ये जो फिगर है ये प्लस हुआ होगा, इनकम है ना, और ये एक्सपेंसेस है तो इसको अपन ने माइनस किया है, ऐसे लोगे। अभी आपको क्या चाहिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो चाहिए लेकिन कैश वाला, तो ये दोनों हटाने है, मतलब ऑपोजिट, मतलब जो नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है ये वापस से गए तो माइनस चीज क्या होगी, रिवर्स करना मतलब प्लस हो जाएगी, और जो प्लस हुआ है उसको रिवर्स करना मतलब माइनस हो जाएगी। देन यू विल गेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वो भी कौन सा वाला, कैश वाला, क्योंकि सारे नॉन कैश वाले आइटम्स आपने हटा दिए। सर मैं मैथमेटिकली तो समझ रही हूँ कि क्यों किया, लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखें तो हमें कैश चाहिए और हम नॉन कैश की चीजों को ऐड कर रहे हैं। गलत बात है। देखिए हम ये सोच रहे हैं ना कि हम ऐड कर रहे हैं, क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हमने उसको पहले माइनस कर रखा है। अगर मैंने उसको माइनस किया ही नहीं होता तो मैं ऐड ही नहीं करता। मैंने अगर यहां पे अपने पॉकेट में दो चीजें नहीं डाली होती, अगर मैंने पॉकेट में कैश वाले भी और नॉन कैश वाले भी दोनों चीजें अगर मैंने अपने पॉकेट में डाले नहीं होते, अगर मैंने दोनों चीजें नहीं डाले होते तो फिर मैं बाहर निकालता भी नहीं। लेकिन आपको पता है जो मेरे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है इस पॉकेट में मैंने दोनों रखा है, कैश वाला आइटम भी नॉन कैश आइटम भी, देखा दोनों का ट्रीटमेंट हुआ है, कैश वाले आइटम का भी नॉन कैश वाले आइटम का। अब मेरे को पता है जो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है इस पॉकेट में, ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे आया है, कैश वाला भी है नॉन कैश वाला भी है। क्योंकि मैंने इसमें नॉन कैश ऑलरेडी डाल के रखा है तो मेरे को चाहिए नहीं चाहिए, क्या करूं उसको निकाल के, ये क्या हुआ, नॉन ऑपरेटिंग है, नॉन कैश है, नॉन कैश को मैंने निकाल के अलग किया। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैंने इसमें डाला ही नहीं होता नॉन कैश वाला आइटम तो क्या मैं बाहर निकाल रहा हूं, क्या बाहर निकाल रहा हूं, समझ आ रही है बात या नहीं आ रही है? क्योंकि आपको पता है जो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैश और नॉन कैश दोनों के साथ आया, कैश और नॉन कैश दोनों के साथ आया, तो आपको नहीं चाहिए ना ये, और नहीं चाहिए तो दोनों चीजों को आप हटा दो, मतलब ये ऊपर जाएगा। मैंने क्योंकि यहाँ पे दोनों चीजें, नॉन कैश वाला भी पॉकेट में रखा है तो फिर क्या करूंगा, इसको हटा दूंगा नॉन कैश। अगर मैंने नहीं हटाया होता तो फिर नहीं डाला ही नहीं होता यहाँ पे तो फिर हटाने का कोई ऑप्शन ही नहीं, और हटाने का ऑप्शन क्या है, रिवर्सल। तो जिस एक्सपेंसेस को मैंने माइनस किया उसको वापस से प्लस कर दिया, और जिसे मैंने प्लस किया उसको वापस से माइनस कर दिया। आया क्या समझ, पक्की बात है। तो इधर पे जब हमने ये सारे फिगर्स को किया, क्या क्या किया सर, सर नॉन ऑपरेटिंग इनकम है और साथ में नॉन कैश इनकम को भी हटा दिया, नॉन कैश इनकम को भी हटा दिया। हटाया कैसे सर, ऐड किया था अब हमने माइनस कर दिया, तो फाइनली ये हुआ। फाइनली कहां पहुंचे आप सर, अब हम पहुंचे ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे, वो भी कैश वाले। अगर मैं इन दोनों को नहीं करता तो मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे तो पहुंचता, लेकिन उस ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे दोनों चीजें कैश वाला भी नॉन कैश वाले भी रहते, लेकिन मेरे को क्योंकि कैश फ्लो वाला चाहिए तो मैं नॉन कैश वाले एक्सपेंडिचर को भी हटा रहा हूं। जो माइनस वाला फिगर था उसको एक्सपेंस माइनस होते तो ऐड कर दिया, जो ऐड वाला फिगर है उसको माइनस हटा दिया। तो फिर राइट नाउ वेयर आई एम सर, आई एम इन ऑपरेटिंग
हाँ वो कैश वाला ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वो अंडरस्टूड है, लिखने की जरूरत नहीं। इज इट ओके? ठीक है। तो सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया मतलब कैश बन गया आपका। सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात बन गई क्या आपकी? और बिजनेस के ऑपरेशन में और कुछ यूज नहीं होता क्या जो प्रॉफिट के बाहर का है? सर स्टॉक याद करो, गुड्स खरीदे बेचे, गुड्स खरीदे बेचे, पक्की बात है। डेटा से पैसा मिला, बिल्स रिसीवेबल से अमाउंट मिला, क्रेडिटर को पेमेंट करी। एसेट्स में भी कौन से वाले? गलत जवाब। सर फिक्स एसेट तो इन्वेस्टमेंट का पार्ट होता है। क्रेडिटर को पेमेंट करी, कैश का फ्लो है नहीं है। बिल्स पेबल पे किए, कैश का फ्लो है नहीं है। और ध्यान से सुनते जाना, क्या ये ऑपरेटिंग है? जहां पे भी लगे ऑपरेटिंग नहीं है बोल देना मेरे को तुरंत। डेटर से पैसे मिले, समझ पा रहे हो? डेटर से पैसे मिलना ऑपरेटिंग है कि नहीं है? डेटर कैसे जनरेट होते हैं? जिनको हम गुड्स उधार में बेच देते हैं और उनसे अमाउंट लेने वाले, जब तक नहीं दे रहे कोई कैश का फ्लो ही नहीं है। लेकिन अगर दे दिया तो कैश का फ्लो है। मतलब पहले आपके डेटर्स 10,000 रुपए के थे, अब आपके डेटर्स 8,000 रुपए के दिख रहे हैं। बोलो क्या हो? पहले डेटर्स 10,000 रुपए के थे, अभी डेटर्स 8,000 रुपए के दिख रहे हैं। डेटर्स बढ़े या कम हुए? क्यों कम हो गए होंगे? क्योंकि उन्होंने पेमेंट कर दी होगी। तो इससे आपका कैश का फ्लो बढ़ा या कैश का फ्लो कम हो गया? श्रेया समझ आ रही है बात? समझ आ रही है? पहले आपके बिल्स पेबल 5,000 रुपए के थे, अभी आपके बिल्स पेबल 4,000 रुपए के हो गए। हाँ जी, बिल्स पेबल बढ़े या कम हुए? श्रेया आपका कैश बैलेंस बढ़ा या कम हुआ? कैश बैलेंस कम हुआ। बिल्स पेबल पे करना है। पहले आपकी लाइब्रेरी 5,000 रुपए की थी, अभी आपकी लाइब्रेरी 4,000 रुपए की है। 1,000 रुपए से लाइब्रेरी कम हुई, क्यों? क्योंकि आपने पे किया। बोलो ऑपरेटिंग का पार्ट है पक्का? विदिन अ ईयर, क्योंकि वर्किंग कैपिटल है, मतलब करंट एसेट्स हैं उनका चेंज हो रहा है, करंट लाइब्रेरीज उनका चेंज हो रहा है, ऑपरेटिंग का पार्ट है। और इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कहीं पे भी देख लो स्टॉक, डेटर्स, क्रेडिटर्स नहीं आए। आए क्या कहीं पे भी? समझ आ रही है? फिर उसके बाद सर क्रेडिटर्स पहले 15,000 रुपए के थे, अभी 20,000 रुपए के हो गए। रुको, क्रेडिटर्स की जगह पे बैंक ओवरड्राफ्ट कर दो। हाँ जी, बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लाइबिलिटीज है। बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लाइबिलिटीज है। पहले कितने की थी? मतलब आपने बैंक से पहले कभी पिछले साल 15,000 रुपए का लोन लिया था, अभी देखो मतलब 5,000 रुपए से बढ़ गया, मतलब 5,000 रुपए और आपने बैंक से ले लिया। लाइबिलिटीज बढ़ गई। कैश का इनफ्लो है या आउटफ्लो है? कैश का इनफ्लो है या आउटफ्लो है? नहीं आनी बात समझ आया नहीं आया? मतलब करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज में भी कोई चेंजेस हो रहे हैं। वैसे एक बार करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज में भी अगर कोई चेंजेस हो रहे हैं तो इन चेंजेस की रिकॉर्डिंग करने का या नहीं? क्योंकि ऑपरेटिंग का पार्ट है। डेटर इज अ पार्ट ऑफ योर ऑपरेटिंग, स्टॉक इज अ पार्ट ऑफ योर ऑपरेटिंग, क्रेडिटर इज अ पार्ट ऑफ योर ऑपरेटिंग, बिल्स पेबल इज अ पार्ट ऑफ योर ऑपरेटिंग, bills receivable is a part of your operating. So all these current assets and current liabilities are recorded under operating activity. अगर ना समझ में आए कि ऑपरेटिंग में क्यों लिया तो मेरे को बोल दो, पक्की बात है। तो ये जो पार्ट होता है ना इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट को अपन क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर WC चेंजेस। सर WC चेंजेस क्यों बोला? वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में क्या आता है? करंट एसेट्स और करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। कोई समस्या? यहां तक तो समझेंगे। करंट एसेट करंट लायबिलिटी में क्या करना? वो यू पार्ट है। यू 5 मिनट लगेंगे वो बन जाएगा, लेकिन उसके पहले आपको ये बनना चाहिए। यहां तक कितने लोगों को समझ आ गया? टिल ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर WC चेंजेस, वो मेरे को बता। हाथ उठाएं अगर एक छोटा डाउट भी है तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। हाथ उठाएं जब तक समझ में, जहां तक समझ में आए हाथ उठाएं। जिनको समझ में आ गया, जिनको नहीं आया वो हाथ छोड़ वो मैं रिवाइज फिर से कराऊंगा मैं एक बार, लेकिन मेरे को कंफर्मेशन चाहिए कि बनेगा या नहीं बनेगा। बन जाएगा। एक चीज पूछनी थी। हाँ, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस नॉन कैश कैसे हैं? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस नॉन कैश कैसे है? सर इस ईयर में, प्रीवियस ईयर का मतलब बिजनेस स्टार्ट होने के पहले कैश वैश पे किया होगा। इस ईयर की बात हो रही है,
इस ईयर में प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ करने से क्या आपके कैश में कुछ इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ है? पक्का? वो कब हुआ होगा? जब आपने पहले कभी किया होगा, तो वो पिछले साल या पिछले साल का कैश इफेक्ट हुआ होगा। आप तो एक साल का बनाते हो, मतलब इस साल बनाते हो, राइट ऑफ आप कर रहे हो मतलब हटा रहे हो, लेकिन उस एक्सपेंसेस को हटा रहे हो जो पिछले साल कभी हुआ होगा, तो उसे क्या इस साल का कैश का इफेक्ट हुआ? नॉन कैश। डन। और कोई? पक्की बात है? आपने साक्षी हाथ नहीं उठाया था, क्या दिक्कत है? सर अभी भी वो नॉन कैश वाला थोड़ा बहुत क्लियर नहीं हुआ है। जैसे मेरे को बताइए ना, आपने जो पूछा वो ऐड और सब्सट्रैक्ट वालों में आपको बता दिया। ये ट्रेडिंग वाला अमाउंट याद करना होगा शायद। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसमें आपको बहुत डाउट है, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो बताइए, अदरवाइज जब क्वेश्चंस करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। अभी ठीक है, ये समझ में आया प्लस क्यों कर रहे हैं माइनस क्यों कर रहे हैं? शायद कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि भाई कैसा हो रहा है, वो मैं अभी आप लोगों को फिर से बताऊंगा। ट्रेडिंग अकाउंट को याद करना ही होगा मतलब। हाँ, वो तो आपको इतना करते करते वो तो बन जाए, वो ये तो होना ही चाहिए भाई। इसलिए तो आपने देखा, हमने रेशियोज में भी पढ़ा इसको, प्रॉफिट एंड लॉस में भी पढ़ा इसको हमने, तो जरूरी है। इज इट कंफर्टेबल ये बात? ठीक है, ये हो गया पक्का। तो एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। सर हमने स्टार्ट किया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट होना जरूरी है, वो भी कैश वाला। अब सर हमें डिपेंड करता है कि जो प्रॉफिट आपको दिया है, ये प्रॉफिट आपको आपकी बैलेंस शीट का दिया है या फिर ये प्रॉफिट आपको प्रॉफिट एंड लॉस का दिया है। क्योंकि सर जो बैलेंस शीट का प्रॉफिट होता है वो फाइनल प्रॉफिट होता है, और ये जो फाइनल प्रॉफिट होता है, ये फाइनल प्रॉफिट आपको बैलेंस शीट में दिखता है, दैट इज एप्रोप्रिएशंस के बाद। तो ये हमारे पास अमाउंट है प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट। हम यहां से स्टार्ट वापस, क्योंकि इनडायरेक्ट मेथड है तो रिवर्सल चल रहे हैं अपन, पीछे पीछे जा रहे हैं, उल्टा उल्टा जा रहे हैं। तो सर यहाँ पे ये वाला प्रॉफिट आया कैसे होगा? सारे एप्रोप्रिएशंस को माइनस करके और सारे एप्रोप्रिएशन वाली इनकम्स को ऐड करके। तो इन दोनों को हम रिवर्सल कर रहे हैं, तो जो इनकम को माइनस किया है इसको वापस से ऐड कर रहे हैं। पक्का? क्या क्या ऐड किया सर हमने? सर हमने ऐड किया ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू प्रपोज्ड डिविडेंड, ट्रांसफर टू इंटरिम डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉसेस और एक्सपेंसेस। कुछ इनकम्स होती हैं, माइनस किया एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम, माइनस किया इनकम टैक्स रिफंडेड। Then we are having net profit as per profit and loss. Net profit as per profit and loss. इसको बोला जाता है net profit before tax and extraordinary item. I think so you can understand why we are saying net profit before tax and extraordinary items. After this we are having few. भाई यहाँ से हमको net profit पता चल गया. But we want operating profit. Operating profit के लिए indirectly चल रहे हैं। अगर बच्चों ग्रॉस प्रॉफिट से आते, अगर ग्रॉस प्रॉफिट से सीधे सीधे आते तो ग्रॉस प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना होता तो क्या करते? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करते और ऑपरेटिंग इनकम्स को ऐड करते, तो हमको ऑपरेटिंग प्रॉफिट पता चल जाता। लेकिन अभी हम नीचे से आ रहे हैं तो हमको वापस से फिगर ऐड करने होंगे। पक्का? मतलब सर जो ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस हो रखे हैं इनको प्लस करना है, और जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस हो रखी है उसको माइनस करना है, तो वी विल गेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बट सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आया है, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट यही है। अगर हम सीधी बात करें तो सीधी बात में हमको पता है ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो सीधे सीधे कैसे आया होगा? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद और ऑपरेटिंग इनकम ऐड करने के बाद। लेकिन सर यू नो वेरी वेल कि सर यहाँ पे जब हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट सीधी बात कर रहे हैं, रिवर्सल नहीं, सीधी बात कर रहे हैं, क्योंकि अमाउंट तो सेम होगा, चाहे यहां से निकालो चाहे यहां से निकालो। तो सर जब हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर रहे हैं अगर डायरेक्टली, तो इसमें से क्या होगा सर? कैश वाले ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी माइनस हुए और नॉन कैश वाले ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी माइनस हुए। और सर सीधी बात करें तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम यहाँ पे कैश वाली भी ऐड हुई है और कैश वाली भी ऐड हुई है, लेकिन सर हमें चाहिए कैश वाली। तो सर जो नॉन कैश वाली एक्सपेंसेस माइनस हुए थे रिवर्सल कर रहे हो तो हमें वो चाहिए ही नहीं था, लेकिन हमने अपने पॉकेट में डाल के रखा है तो उसको हटा दो। इनकम हमने डाली है तो हम इसको सबसे पहले हटा देंगे, इनकम को ऐड किया था तो हटा देंगे, और जो हमने माइनस किया था उसको वापस से ऐड कर देंगे। तो इन दोनों को बस करेंगे, इन दोनों का एज इट इज रख देंगे, देन वी विल गेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वो भी कैश, दैट इज नोन एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल।
कंफर्टेबल है? ये पूरा फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट अगर बन जाएगा तो मजा आ जाएगी। और सर वो वहाँ पे ऐड है, मतलब हर तरह जैसे आपने अभी इनका एग्जांपल लिया था, आपने ऐड करके उसे टेबल पे रखा था, वैसे बोल सकते हैं उसे हमने ऐड करके हटाया है। हाँ। और जो माइनस है फिर वो उसको ले माइनस किया तो उसको प्लस कर दिया, जो प्लस है उसको माइनस। आपने तो बोला ऑपोजिट करना है, ऑपोजिट मतलब प्लस है तो माइनस, माइनस है तो। अब इन्हीं कुछ बातों की, ये जो अपन ने डिस्कस किया, अगर इसके कुछ क्वेश्चंस कर लें तो बेहतर होगा। क्योंकि आप लोग इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो आप लोगों की बातों को मैं कैसे मैं अब मना कैसे कर रहा हूं? ठीक, चलो वी आर स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 10, पेज नंबर 5.90। वी आर स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 10। वसुंधरा, आई सेंड इट टू यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं। देखिएगा क्या क्या बातें इसमें लिखा हुआ है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, वर्किंग कैपिटल चेंजेस के पहले वाला निकालना है। डन सर, मतलब ये निकालना है। अब मुद्दा क्या है, क्या क्या गिवन है मुद्दे? सर इसमें तो एक स्टेटमेंट टाइप का दिया है, तो हम इसमें तो सेग्रीगेट ही नहीं कर पा रहे कि सर ये बैलेंस शीट का है या प्रॉफिट एंड लॉस का है। तो क्वेश्चन से समझ में आएगा दिया क्या है। जब इंफॉर्मेशन दी होगी तो पता चलेगा। सबसे फर्स्ट लाइन दिया है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। हाँ जी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम दिया है। मतलब बच्चों ये दिया है या ये दिया है, लॉस वाला दिया है। ऐसे लोगे नेट प्रॉफिट उसमें बैलेंस शीट दिया होता तो मतलब हमको एप्रोप्रिएशन करना है नहीं करना है? करना है नहीं करना है? सर नहीं करना ना, इसके बाद वाला दिया है, इसके बाद भी ये वाला दिया है। तो सर इसमें क्या एडजस्ट करने का है? हमारे ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग वाले इधर ओके। तो सर नेट प्रॉफिट दिया है हमको, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर डब्ल्यू चेंजेस बोल रहे हैं, क्या करेंगे? ऐड करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस, साथ में माइनस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम, साथ में नॉन कैश इनकम, देन वी विल गेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर डब्ल्यूसी चेंजेस। अब देखो इधर पे ना ये लिख दिया ना हमने स्लैश करके, तो बार बार ही नहीं लिखना। जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, जो नॉन कैश एक्सपेंसेस, सीधे इस खंड के नीचे लिखते जाओ। जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है और जो नॉन कैश इनकम है, उन सबको यहां लिखते जाओ। देन देखते हैं। सबसे पहले दिया डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, क्या है? नॉन कैश है। नॉन कैश है, ऑपरेटिंग तो है लेकिन नॉन कैश है, हटाना पड़ेगा, ऐड करो। इसके साथ इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, सर कैश तो है लेकिन नॉन ऑपरेटिंग है। बोरोइंग्स, लोन लिया है उस पे ब्याज देना। सर हमारा लोन लेना देने का काम थोड़ी ना है, हम तो क्लोथ मर्चेंट हैं। समझ आया? तो ये नॉन ऑपरेटिंग है। नॉन ऑपरेटिंग है तो कैश में पेमेंट हुई है लेकिन क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग है तो हमने नहीं लिया। आगे गुडविल एमोर्टाइज्ड। एमोर्टाइज्ड का मतलब कम होगा। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट से वैल्यू कम हो रही है तो डेप्रिसिएशन, इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट से वैल्यू कम हो रही है तो एमोर्टाइजेशन। शाबाश, मतलब गुडविल एमोर्टाइज हुई है। अगेन सर लॉस का पार्ट है, नॉन कैश है, ऐड हो जाएगा। आगे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सर किधर? एक्सपेंसेस मींस एक्सपेंसेस एंड लॉसेस वन एंड द सेम थिंग, ऐड करना है। आगे सब प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। रिडेम्पशन का मतलब वापस करना और प्रीमियम का मतलब हमने सीखा एक्स्ट्रा कैश पे करना। तो कैश वाला तो है लेकिन नॉन ऑपरेटिंग है, तो इसे वापस से प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब क्या हुआ? सर रिडीम करने में हमने ज्यादा रुपए दिया, इट इज अ पार्ट ऑफ योर एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर या लॉस है क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग है, तो वापस से ऐड करने का।
आप लोग शायद उसमें पेंसिल से ऐड मार्क करते जा रहे हो, नहीं करते जा रहे हो, प्लस प्लस लिख रहे हो ना। आगे वो इंटरम नहीं बोलेंगे ना? नहीं नहीं डिविडेंड है भाई वो तो, ये तो हम प्रीमियम उनको जब वापस करें तो वादा किया ज्यादा देंगे तो दे, इंटरम तो हर साल दिया है, डिविडेंड तो हर साल दिया है। आगे सर गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, नॉन ऑपरेटिंग इन्वेस्टमेंट की थी, प्रॉफिट हो गया, नॉन ऑपरेटिंग है, इधर लेने का। समझ आ रही है बातें? ऐड कर देंगे, शाबाश। और इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, समझ आए? सॉरी माइनस कर देंगे, सॉरी माइनस कर देंगे। इनकम है तो हम माइनस करते हैं, माइनस कर देंगे। साथ में इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, ये भी इनकम, डिविडेंड पेड नहीं है। इज इट ओके? नॉन ऑपरेटिंग है, मिला तो कैश में ही होगा, लेकिन नॉन ऑपरेटिंग है तो हटाने का। सर नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड होती है, वापस आने वाले तो माइनस। और कुछ भी है क्या? इन्होंने क्या बोला? अपन को ऑपरेटिंग वाला फिगर चाहिए। क्या बोला इन्होंने? क्या करें? ऑपरेटिंग चाहिए। अगर आप इफ यू विल से ना तो आई कैन टेक अ चलो अभी अपने को चाहिए भाई जगह, स्पेस। कैसे करें? इस वाले को हटा देते हैं। ये सारी बातें समझ में आ गई, ये सारी बातें समझ में आ गई। ये फॉर्मेट लेके रहने देते, इसको हटा देते, इसको भी हटा दे रहे हैं। तुम्हें तो बहुत सुविधा चाहिए यार। ये लेके रह दो, वो लेके रह दो। इधर इधर फटाफट। सब क्वेश्चन नंबर 10 क्या करने का? कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर WC चेंजेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर WC चेंजेस। सब प्रोफॉर्मा अभी हम पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट का तो बना नहीं रहे, सिंपल एक डिटेलिंग का सवाल आ जाएगा। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर एज पर द फॉर्मेट। सर हमको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम गिवन है, तो अपन वर्किंग तो ऐसे ही करेंगे। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, हाँ जी कितना है? 4,47,000। क्योंकि बिफोर है तो इसमें दो काम बनते हैं, ऐड करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस, और माइनस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश इनकम। ये दोनों फिगर्स हैं, करते हैं अपन वन बाय वन। चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्या कहते हैं सर? सर डेप दिया है, डेप ऑन मशीन फिगर सर 84, ठीक है। आफ्टर इंटरेस्ट ऑन बोरिंग अगेन फिगर 16,800। इसके बाद सर गुडविल अमोर्टाइज्ड फिगर 18,600। फिर उसके बाद लॉस ऑन प्रीमियम, अच्छा लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, कितना? 18,000 रुपए, तो 18,000 रुपए मार्क कर दिया। आफ्टर दिस सब प्रीमियम, ये भी लॉस का ही पार्ट है। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस, कितना? 6,000। ठीक है। अब लेस भी करना है कुछ? लेस क्या क्या करते हैं जल्दी बोलिए? नॉन कैश और बिल्कुल सही नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। क्या क्या है वो? गेन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट फिगर 12,000। एंड नेक्स्ट इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड फिगर
27,600. Anything else? चलो देखते हैं वन बाय सर जो भी है हमने एज पर द फॉर्मेट मार्किंग तो कर लेंगे। अब पहले एक्सपेंसेस सारे निकाल लेते हैं, इनकम सारे निकाल लेते हैं। क्या क्या फिगर है यहाँ पे, फिगर आ जाएगा, ये हो गया आपका 400 18 6 24 24 30 40 40 50 58 58 58,000 1,42,400। ये तो अपने खर्चे आ गए जिनको अपन को ऐड करना है। माइनस करो 600 9 और 3 39,600। इसे माइनस करना है और इसे प्लस करना है। करो नेट नेट करके इनका जो फाइनल फिगर आएगा वो देखो 1,42,400 वर्सेस 39,600 0 0 8 इधर आ गया, 11 में से 3 है और 1 लाख आ जाएगा 1,03,800। तो 1,03,800 प्लस करना है माइनस करना है सर? माइनस करना है। ओ प्लस क्योंकि प्लस वाला फिगर हायर है, माइनस वाला फिगर तो ऐड करते हैं सर 2800 आएगा। कहां पे? 1,02,800 आएगा। 200 क्यों आएगा? 11 और 2 9 8 आ गया, 9 इधर है 4 इधर है, 5,49,800। ये क्या है आपका? और 5,000 से ज्यादा आ रहा है बस। किसका? सर आंसर 5,44,800 सर आपका 49 आ रहा है। क्यों? सर एक चीज पूछनी थी सर, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट नॉन ऑपरेटिंग कैसे होगा? लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट नॉन ऑपरेटिंग, क्योंकि जो फिक्स्ड एसेट्स है वो फिक्स्ड एसेट्स किसका पार्ट है? इन्वेस्टमेंट का, इन्वेस्टिंग का या ऑपरेटिंग का? इन्वेस्टिंग का है तो उससे लॉस हुआ, ऑपरेटिंग है या नॉन ऑपरेटिंग है? हाँ, गुड्स अगर आप बेचो कम रेट पे तो आपके लिए ऑपरेटिंग का है। इज इट ओके? सर अपना लॉस कितना आ रहा है, इधर अपने का फिगर कम, तो किधर का डिफरेंस आ रहा है? 5,000 अच्छा 5,000 ज्यादा आ रहा है। हमने वहां ज्यादा आ रहा है, क्या जोड़ते हैं? सर फर्नीचर एसेट फिक्स्ड एसेट नहीं है, फर्नीचर है लेकिन तो भी होगा। और यहाँ फर्नीचर पे- फिक्स्ड एसेट ही तो है। सर प्रीमियम और रिडेम्पशन माइनस होगा। कहां पे? प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। रिडेम्पशन, रिडेम्पशन है मतलब वापस करना। वापस करना मतलब वापस करने के टाइम पे आपने पे किया मतलब लॉस है आपके लिए, एक्स्ट्रा पे कर रहे हो तो लॉस है तो इसको हटाना पड़ेगा मतलब ऐड करना। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे? टोटलिंग सही है, देखना एक बार भाई। 5,44,000 33 आएगा शायद आया नहीं, कंफर्म बताओ, करके देख लेते हैं। एक ही कर लेते हैं। शायद 2 की जगह तो 3 है। 40 Yes sir. 39,400 टोटल, उसको ऐड करेंगे तो 1,59,400। इसमें 84 1,43,400 पक्का? और इसमें अपन ने ऐड किया ये वाला फिगर, नहीं माइनस किया ये वाला फिगर, तो उससे अभी बाकी का 4,000 कम है। ये वाला 14,000 में से 800, ये वाला फिगर को 2 में से 9
3 आ जाएगा, 3 ऊपर गया, ये 1,03,000 नजर आया, ये वाले 1,03,800 है ना, कोई बात नहीं, फिर अगर वो 1,50,000 हो एस्टिमेट तो सही आ रहा है 5,50,000 है ये। मेरी बुक पे आंसर ये लिखा है 5,50,000 और ये जो अमाउंट है वो सब भी सेम है पक्का? प्रेशर ही सेम है पूरा। नहीं तो ये लेटेस्ट एडिशन में भी तो 5,44,000 दिया है। सर अगर ये 6,000 बेटा जुगाड़ नहीं करना, समझ आया ना? ये सही है, फॉर्मेट तो सही है, समझ आया? अब आंसर लाने के लिए कुछ भी 19-20 नहीं करना, जो है वो यही है। ये कॉन्सेप्ट आपके बोलते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपके बोलते हैं तो अपना कैलकुलेशन ऐसा है। समझ आया? एक बुक में सही आ रहा है तो प्रोबेबली हो सकता है मिसप्रिंट होगा, लेकिन हाँ अपने कॉन्सेप्ट अगर कोई दिक्कत होती है समझ में आता है, अपने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली ये फिगर से ऑर्डर ऑन आउट। तो यहाँ पे आपका अमाउंट आएगा 5,50,800। इसको क्या बोलते हैं अपन? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर WC फिगर 5,50,800 बनेगा। कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, तो दिस इज द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर WC चेंजेस। अगर ये बात आप लोगों को क्लियर है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। पक्का? क्या दो लाइन? चलो करो जल्दी करो। वसुंधरा, क्या ये बात समझ आई आपको? यस सर। चलिए, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 8। अभी हम बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन नहीं कर रहे, जो आपके डिविडेंड से उसको थोड़ा सा मेरे को डिटेलिंग देनी है, वो डिटेलिंग जरा मैं नेक्स्ट क्लास में दूंगा, फिर उसके बाद अपन करेंगे। सो अभी बेसिकली बात करें क्वेश्चन नंबर 8। लिसन वेरी केयरफुली, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 में फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। सबसे पहली बात, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आपको निकालने का है। मतलब समझ रहे हो क्या? सर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी, समझ आए? मतलब प्रॉफिट लॉस एज पर बैलेंस शीट। अच्छा, पहला क्या दिया है? सरप्लस एज पर प्रॉफिट एंड लॉस। सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ओपनिंग दिया है 1 लाख। सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, क्लोजिंग दिया है 3,36,000। अब सर इससे ये कैसे पता चलता है कि ये बैलेंस शीट वाला पार्ट है? बैलेंस शीट के फॉर्मेट पे जाओगे तो रिजर्व एंड सरप्लस यूज होता है, और जो बैलेंस शीट होती है वो 2 साल की होती है। एक पिछले साल की है, पिछले साल का जो प्रॉफिट है उसको ओपनिंग बोला जाता है, इस साल के एंड का प्रॉफिट है उसको क्लोजिंग बोला जाता है। इन दोनों को नेट करोगे तो पता चलेगा प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। देखो पहले से प्रॉफिट कितना रखा था? 1 लाख,
और इस साल आपके एंड में कितना रखा है 3,36,000, तो ड्यूरिंग द ईयर कितना हुआ है 2,36,000, ड्यूरिंग द ईयर कितना हुआ है 2,36,000। शाबाश, ये अपन को नेट प्रॉफिट दिया है, सरप्लस लिखा है, बैलेंस शीट का ही पार्ट होता है। हाँ जी, तो हमको ये पता चला नेट प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट। डिविडेंड पेड इन करेंट ईयर, डिविडेंड पेड इन करेंट ईयर माइनस कर दिया होगा सर, डिविडेंड पेड इन करेंट ईयर नॉन ऑपरेटिंग एप्रोप्रिएशन का पार्ट है ना भाई, प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड दोगे, नहीं होगा तो नहीं दोगे। किसका पार्ट है, एप्रोप्रिएशन का है ना, डिविडेंड माइनस किया है, वापस से एप्रोप्रिएशन में ऐड होगा नहीं होगा। आगे इसके बाद इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, अगेन ऐड होगा, ठीक है। ट्रांसफर टू रिजर्व माइनस किया है, वापस से ऐड होगा। इसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द करेंट ईयर, सर ऐड होगा, समझ आया, प्रोविजन फॉर टैक्स ड्यूरिंग अ ईयर ऐड होगा। आगे रिफंड ऑफ टैक्स, सर रिफंड ऑफ टैक्स, लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट है लॉस है, लॉस है तो प्लस हो जाएगा। इसके बाद इंश्योरेंस प्रोसीड्स फ्रॉम अर्थक्वेक डिजास्टर सेटलमेंट, इंश्योरेंस में लाभ सर फ्रॉम माइनस होगा क्योंकि आपकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम का पार्ट है। और कुछ बचा है क्या, करके बताओ, देखो आंसर आ रहा है क्या। तो ये जो सरप्लस है ओपनिंग, उसमें आपने क्या बताया था, आफ्टर बैलेंस शीट है ये? नहीं बैलेंस शीट का ही पार्ट है। बैलेंस शीट आपने देखा होगा 2 साल की दी होती है, पिछले साल की दी होती है, इस साल की दी होती है। तो जो पिछले साल का प्रॉफिट है वो इस साल का ओपनिंग है, और इस साल का जो एंड होता है एंड ही। मतलब इस साल के एंड में 3,36,000 का प्रॉफिट दिख रहा है, जिसमें से पिछले साल कितना है, तो इस साल का कितना है 2,36,000। समझ आया, तो ये प्लस होगा, नहीं दोनों का नेट होगा ना। हाँ नेट होगा, फिर क्या होगा प्लस, बस नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितना है 2,36,000। Your net profit during the year is 2,36,000. Is it comfortable? देखो इसे रफ कर रहा हूं मैं ना, ये काम का नहीं। से जो आप क्वेश्चन बनाते हैं फॉर्मेट अपन को फॉलो करना ही पड़ेगा, फॉर्मेट एनी हाउ फॉलो करना पड़ेगा। जितना कन्वीनियंट आपने अपने एग्जामिनर के लिए किया उतना बेनिफिट आपका हो गया। समझ आ रही है बातें, नहीं करोगे सीकर सर आ गया उसके बदला तो फॉर्मेट होना जरूरी है भाई। एग्जामिनर के लिए जितना आसान करोगे उतने अच्छे नंबर देगा वो। नीट एंड क्लीन करना, भले एक पेन से लिखना लेकिन नीट एंड क्लीन। राइटिंग अच्छी नहीं, डजंट मैटर, क्लियर लिखना, स्पेस उसको समझ में आना चाहिए क्या लिखा है। छोड़ दो। फिर तो एक काम करो, अभी समर वेकेशन आएगा उसमें राइटिंग प्रैक्टिस करो, परीक्षा अगले साल देना, सीधे क्या दिक्कत है। लिफाफे से कुछ नहीं होना। हाँ, क्या निकालेगा, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। Particulars? Come on. Start. Yes. So, net profit as per balance sheet कितना? सर एट दी एंड में देख रहा है 3,36,000। इसमें से पिछले साल का कितना है 3,36,000 एट द एंड है, माइनस पिछले साल का कितना है, बचा कितना 2,36,000। देन इस साल का है भाई, ऐड करेंगे अपन एप्रोप्रिएशंस,
ऐड करेंगे एप्रोप्रिएशन। चालू हो जाओ फटाफट। सबसे पहले डिविडेंड, डिविडेंड पेड, हाँ जी, इंटरिम डिविडेंड फिगर 90,000। आफ्टर दिस ट्रांसफर टू रिजर्व फिगर आफ्टर provision for tax. provision for tax 1,50,000 refund of tax Minus. अब अपन को क्या करना है, नॉर्मल लिखना है। Appropriation में माइनस होगा। हाँ देखिए रिफंड ऑफ टैक्स ना इसमें ही माइनस कर दीजिए। माइनस का फिगर पता है कैसे, अंडर ब्रैकेट जो माइनस है वो अंडर ब्रैकेट है, ठीक है। आगे लॉस ड्यू टू लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक फिगर आफ्टर दिस इंश्योरेंस प्रोसीड्स, इंश्योरेंस प्रोसीड्स फिगर माइनस, गॉट इट। अब फिगर क्या करें, बस सेटलमेंट डन, कैलकुलेट करो। सर देखिए सिंपल सा फिगर 1,00,000 कैंसिल, अभी कर मत देना एग्जाम में, ऐसा समझ में, वर्बली रखना 1,00,000 कैंसिल। ये फिगर है, यहाँ देखो देखो ये तो अपना सिंपल है, 3,50,000 इधर ही हो गया। 3,50,000 और 90 कर दोगे तो 3,50,000 4,40,000 फिर इसमें से 69 है तो 5,09,000 4,40,000 मतलब यहाँ पे फिगर आया 5,09,000 5,09,000 को ऐड कर दो। ऐड किया 7 सही है होगा 45 या 47 है ना, 7 ये क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। इज इट क्लियर? वसुंधरा बात समझ आ रही है? Yes, sir. अप्रोप्रिएशन लिख सकते हैं। इधर हाँ गो फॉर इट, क्योंकि हमने ऐड लिखा है ना इसलिए हमने लेस नहीं लिखा, इसकी जगह पे माइनस साइन मार्क कर दिया। ये ऐड लेस स्लैशेस बड़े लोग ऐसे ही करते हैं, ठीक है। अब हम बेसिक ऐसे कर लिए, मैंने कोई समस्या तो नहीं है ना। अच्छा देखो इसी के सेम प्रोसीजर पे क्वेश्चन नंबर 9 है। क्या मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि ये बन जाएगा आपको? बेटा बढ़ तो लो एक बार, पढ़ दो फटाफट, जल्दी से पढ़ के देखो, कोई दिक्कत तो नहीं है इस पे। From the following information, calculate net profit before tax and extraordinary item. अब opening surplus that is balance and statement of profit and loss माइनस में दिया है 2 लाख रुपए बचे। क्वेश्चन नहीं है, अच्छा क्वेश्चन नहीं, फोटोकॉपी करा दी। टोटल 8 है। तो फोटोकॉपी करा लो, समझदार, अभी जाके ही करा देना बेहतर। अभी ठीक है। ओपनिंग सरप्लस दैट इज बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, अब यहाँ पे माइनस 2 लाख दिया, समझ पा रहे हो? ठीक है। क्लोजिंग कितना दिया है, बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस 6,72,000, क्लोजिंग कितना दिया है 6,72,000, ओपनिंग में क्या दिया है माइनस 2 लाख। सर हम यहाँ पे क्या करते थे 6,72,000 माइनस 2 लाख, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो यहाँ पे कितना आ गया 8,70,000। ये बस बात थी इसमें, ये समझ आया? आगे देखो क्या लिखे, डिविडेंड पेड इन द करेंट ईयर, ओके लिखा हुआ है। अच्छा इसमें दिया है लास्ट ईयर्स प्रपोज्ड डिविडेंड, हमको नहीं मतलब लास्ट ईयर का है करंट ईयर का, पेड ड्यूरिंग द ईयर है ना, कैश का आउटफ्लो हुआ है ना, ऐड करो वापस से। इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, ऐड, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ऐड, प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द करेंट ईयर, ऐड, रिफंड ऑफ टैक्स माइनस, लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, इंश्योरेंस प्रोसीड फ्रॉम अर्थक्वेक डिजास्टर सेटलमेंट, समझ आए? बस वो माइनस वाला सेटलमेंट था वो बन जाएगा तो कोई इशू नहीं, कोशिश। तो ये हो गया हमारा बेसिक ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बिफोर डब्ल्यूसी चेंजेस। अभी इसमें ना एक वो प्रोविजन फॉर टैक्स का एक अकाउंट बनाना है, प्रपोज्ड डिविडेंड का एक अकाउंट बनाना है, वो सब मैं सिखाऊंगा आप लोगों को एक नेक्स्ट क्लास में। अभी नॉर्मल स्टेटमेंट वाले पन्ने क्वेश्चंस कर, तो इस बात पे आप लोगों का होमवर्क भी आ जाता है, मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 इज योर होमवर्क।
क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 1 2 3 4 देखो 1 2 3 स्टेटमेंट वाले 4 भी ट्राई करके आना है, बना तो ठीक है, नहीं बना तो अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है 1 2 3 4 लिख लिए, शाबाश। और 9th वाला भी लिख लिया, फिर WC चेंजेस वाले। ठीक है, ये हो गए अपने बैक क्वेश्चंस। इलस्ट्रेशन चाहिए क्या? देखो इंसिस्ट कर रहे हो तो मना कैसे कर सकता हूँ? इलस्ट्रेशन 17 5.19 सॉरी 5.18 इलस्ट्रेशन नंबर 17 19 20 21 ठीक, ज्यादा नहीं देते आप लोगों को, बहुत काम भी होगा। तो इतने छोटे छोटे आसान से क्वेश्चंस हैं, प्रोबेबली आप लोगों को ये बातें समझ आ गई होंगी। अगर जो बातें नहीं समझ आई हैं वो आप घर पे एक बार इसको रिकॉल कर लीजिएगा, और नहीं आई होंगी तो नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल डिस्कस करेंगे। इज इट ओके वसुंधरा? ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर? Yes, sir.